मसरूर भाई, मेरी आवाज जा रही है? मसरूर भाई, मेरी आवाज जा रही है?
हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आवाज़ मेरी जा रही है आप लोगों को? वेलकम टू एवरीबॉडी। आज आपका पहला क्लास शुरू हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो पेपर है, उसमें आज आपका पहला क्लास है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का अर्थ होता है कि भारत को हम कैसे समझें, प्राकृतिक रूप से समझें, सामाजिक रूप से समझें, आर्थिक रूप से समझें, धार्मिक रूप से समझें और इसी प्रकार जो है राजनीतिक रूप से भी समझें। ये एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पेपर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया कहते हैं। आवाज़ किसी को अगर मिल रही है, आवाज़ अगर मिल रही है आप लोगों को, तो कोई एक एक आदमी कोई हमको हाथ उठा के दिखा दे या ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू, सुबोध। ओके, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर है, वो एक बहुत सुंदर पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आपको भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक ज्ञान देने के लिए किया गया है और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि प्राचीन युग में पहले फ़िलॉसफ़ी नाम का एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था और आज हम देखते हैं कि नाना प्रकार के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिनमें से एक ज्योग्राफ़ी है, एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल है, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट निकलते चले गए। ये बिल्कुल जिस तरह से पृथ्वी गोल है, उसी तरह से ये एक फिर हम वापस उसी दौर की ओर जा रहे हैं और बात अलग है कि हमको हर चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। भारत का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दें, चूँकि हमको यूनिट 1 आप लोगों को पढ़ाना है। तो यूनिट 1 में आपको भारत के प्राकृतिक और भारत के वनों के बारे में, भारत के पहाड़ों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में आप लोगों को हम बताएँगे। तो सबसे पहले भारत हमारा अभिन्न अंग है एक ग्लोब के पूरे एक मास का। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ये भारतवर्ष है, वो ग्लोब पर पहले एक महाद्वीप था जिसको हम पैंजिया कहते थे और धीरे-धीरे इंटरनल मूवमेंट के कारण जो भारत पृथ्वी ग्लोब के आंतरिक शक्तियों के कारण जब वो टूटा, तो वो 2 भागों में बँट गया। उसके ऊपरी भाग और उसका निचला भाग। ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और निचले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया और बीच में एक सागर आ गया जिसको हम चारों तरफ जिसके घूमता था पैंथेलासा। उसके बाद फिर फर्दर टूटा और टूटने के बाद धीरे-धीरे जो है, वो धीरे-धीरे जो है वो फिर कई भागों में बँटता चला गया। आज जो थ्योरी लागू होती है, अलग-अलग महाद्वीपों के बारे में, वो कहते हैं उसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार धीरे-धीरे क्या हुआ कि अलग-अलग आंतरिक शक्तियों के कारण जो है, फिर वो महाद्वीप धीरे-धीरे टूटते चले गए और टूटने के साथ-साथ इंटरनल मूवमेंट से जो प्लेट्स का मूवमेंट प्लेट कहते हैं एक बड़े भूभाग को और ये बड़ा भूभाग जो है, आज भी आंतरिक शक्तियों के कारण महाद्वीपों का टूटना आज भी जारी है। उसी में से जो एशियन प्लेट है, एशियन प्लेट का भाग हमारा भारतवर्ष है और
भारत के फिजियोग्राफी पे, भारत के स्ट्रक्चर पे, उसके संरचना पे, उसकी आंतरिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने का कारण ये है कि आंतरिक शक्तियाँ जो इंटरनल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कन्वेक्शनल करंट के कारण उत्पन्न होती हैं, उसके कारण भारत के पहाड़, भारत के पठार, भारत के मैदान बने। अब हम आते हैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बताते हुए कि आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो यूनिट 1 का पेपर है, अभी आपके मानचित्र पे भारत का फिजियोग्राफी वाला मैप हमने शो किया था। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, सबसे उत्तर में देखिएगा इंडिया फिजियोग्राफी, उसके उत्तर में देखिएगा हिमालयन माउंटेन रीजन है। हिमालयन माउंटेन रीजन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने देखिए, ये कश्मीर से लेकर नेपाल होता हुआ उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, उसके बाद आसाम का भाग, ये पूरा उत्तरी हिमालय प्रदेश है। और यहाँ इसके अंदर भी एक क्रैक है जिसके कारण पूरा ये भूकंप आता रहता है, चूँकि अंदर से इंटरनल मूवमेंट के कारण जो है वो उसमें हरकत होती है, और हरकत होने के कारण जो है मूवमेंट होता है, भूकंप आता है। और उसके नीचे देखिएगा नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स स्क्रीन पे आपके दिखा रहा है, यानी हिमालयन माउंटेन रीजन एक भाग हो गया प्राकृतिक रूप से फिजियोग्राफिकली। अगर इंडिया को हम बाँटते हैं तो वो कई भागों में बँटता है। ऊपर का देखिए आपके स्क्रीन पे मैप दिखा रहा है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स है, उसके नीचे जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है। उन पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं, वो आप लोगों को मैप नज़र आ रहा है? एक हाथ कोई एक आदमी रेज़ कर दे। मैप स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है? ओके। तो हिमालय के हिमालयन माउंटेन रीजन के जस्ट नीचे देखिए मैप के नॉर्थ में कश्मीर के ठीक कश्मीर वाला पार्ट, ये हिमालयन माउंटेन रीजन दिखा रहा है, उसके नीचे नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स दिखा रहा है। और ये जो नॉर्थ ग्रेट प्लेन बना है, ये हिमालय से और दक्षिण में देखिए पेनिनसुलर प्लेटू आपके मैप में आ रहा है, पेनिनसुलर प्लेटू। इन दोनों क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती हैं, उन पहाड़ों से और दक्षिण के पठारी भागों से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों ने पहाड़, कंकड़, पत्थर, मिट्टी काट-छाँट कर जो बीच का क्षेत्र है, जो आप मैप में देख रहे हैं नॉर्थ ग्रेट प्लेन, वहाँ काट-काट के पत्थर, कंकड़, पत्थर, मिट्टी लाकर जमा करते हुए एक नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स बन गया। भारतवर्ष की ये दोनों भूभागों से बहती हुई नदियाँ बीच के उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। तो पहला भाग आपका हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा जो फिजिकल भाग हो गया, प्राकृतिक भूभाग जो आपका हुआ, वो आपका हुआ नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स। इसमें जितनी भी नदियाँ हैं, वो मिट्टी के जमा करने से इस मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो है देखिए मैप में आपके नज़र आ रहा है पेनिनसुलर प्लेटू। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। यानी अगर हिस्टोरिकली हम जाएँगे तो सबसे प्राचीन भूभाग यही पेनिनसुलर प्लेटू है। उसके बाद जो है चौथा जो है एक छोटा-सा नॉर्दर्न प्लेन से ही अलग से हम लोग देख के ये करते हैं कि इंडियन डेज़र्ट भी हम एक भूभाग कभी-कभी बहुत सारे अ, अर्थ साइंटिस्ट जो है उसको मानते हैं कि इंडियन डेज़र्ट भी एक भूभाग है। एक और भूभाग है जो आप देख रहे हैं भारत के पश्चिमी किनारे पे, यानी कोस्टल प्लेन के नाम से, तटीय मैदान के नाम से, जो भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, कोस्टल प्लेन।
और जो 2 टापू हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आप चार्ट में देख रहे हैं, उसमें आप जो है देखिएगा कि दोनों किनारे पे ये हिंद महासागर में जो है, वो हिंद महासागर में आपके दोनों तरफ ये आइलैंड्स कहलाता है। ये भी बड़ा विचित्र है। देखिए इस मैप में देखिए, जो कोस्टल प्लेन हमने कहा था, ये आपको पिंक कलर में देख रहे हैं। पिंक कलर में जो है, ये गुजरात के तट पे देखिए, पश्चिम में भारत के, ये कलर में आपको साफ क्लियर नज़र आ जाएगा सारा भूभाग, कि यहाँ पे पिंक कलर में गुजरात के कोस्ट से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर बंगाल की खाड़ी के गुलाबी-गुलाबी दोनों किनारे पे, तो जो पूर्वी छोर पे है बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला भाग, इसको कहते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन। और दूसरा जो पश्चिम में जो आप देख रहे हैं, गुजरात के कोस्ट से नीचे बिल्कुल तमिलनाडु के बिल्कुल एंड तक, कन्याकुमारी तक का भाग, ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। और इन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप एक आइलैंड है, इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड आते हैं। और दूसरा आप बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार का ये द्वीप देख रहे हैं, इसमें भी अनगिनत द्वीप हैं। ये एक अलग भूभाग कहलाता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा नोट डाउन भी कर लीजिए मेन पॉइंट्स। उसके बाद, क्योंकि उसमें हम लोगों को लिमिटेड क्लास है, इसलिए आप थोड़ा-सा नोट डाउन भी कर लीजिए। पहला जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसके क्लासिफिकेशन कुछ नोट डाउन कर लीजिए। पहले पॉइंट लिख लीजिए, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। उसमें लिखिए नंबर 1, नॉर्दर्न माउंटेन्स में द हिमालयाज़, द ट्रांस हिमालयाज़, द ट्रांस हिमालयाज़, और द पूर्वांचल। नंबर 1 द हिमालयाज़, हिमालय का पर्वतीय भाग, द ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद द पूर्वांचल हिल्स। द हिमालयाज़ हेडिंग डाल लीजिए, उसके मेन पॉइंट्स कुछ नोट डाउन कर लीजिए। द हिमालयाज़ माउंटेन जो है, ये एक फोल्डेड माउंटेन है, मुड़दार पर्वत है। यहाँ पे वेटिंग बोलते, वेटिंग दिख रहा है, वेटिंग तो नहीं दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज पहला दिन है, इसलिए टेक्निकली कुछ बच्चे जो हैं वेटिंग में दिख रहे थे, तो हम ट्राई कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो हम ये बता रहे थे कि आपके स्क्रीन में जो नॉर्दर्न पार्ट दिख रहा है, द हिमालयन माउंटेन, आपको यहाँ पे नीला-नीला दिख रहा है, हिमालयन माउंटेन रीजन। ये नेपाल का पार्ट भी कंटिन्यू है, लेकिन चूँकि नेपाल भारत का भाग नहीं है, इसलिए वहाँ पे व्हाइट आपको दिख रहा है, लेकिन ये पूरा हिमालयन माउंटेन रीजन का ही भाग है। तो इसका जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन का पहला है, आप नोट डाउन कर लीजिए, द हिमालयन माउंटेन्स। इसके मेन पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए कि इट इज़ द यंग फोल्डेड माउंटेन, ये नया मोड़दार पर्वत है, जो पश्चिम से पूरब दिशा में, विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन
फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, सिंध से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई, इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 इन द वेस्ट, यानी इसकी चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर ईस्ट, 400 किलोमीटर वेस्ट में है हिमालयन माउंटेन की चौड़ाई, और 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो है ये ईस्ट में है। अगला पॉइंट नोट कीजिए, द हिमालयस में बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। ये 3 रेंज में बटा है। नंबर 1 द ग्रेटर हिमालय, या हिमाद्री भी बोलते हैं उसको, द ग्रेटर हिमालय। नंबर 2 द लेसर हिमालय, या हिमाचल, द लेसर हिमालय। और नंबर 3 है आउटर हिमालयस, या शिवालिक पर्वत भी बोलते हैं। अब पहला जो है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, इसकी औसत हाइट, हेडिंग डाल लीजिए द ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयस। इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट 6000 मीटर्स, और चौड़ाई जो है, विड्थ है 150 से 190 किलोमीटर्स। हाइट 6000 मीटर्स और विड्थ है, चौड़ाई 150 टू 190 किलोमीटर्स। इसके जो मेन पीक्स हैं, चोटियां हैं, शिखर हैं इसके जो, वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, यानी ग्रेटर हिमालय में जो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख शिखर हैं, पीक्स हैं, वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी, नंगा पर्वत। इसमें माउंट एवरेस्ट मालूम है सबसे हाईएस्ट है, 8848 मीटर हाइट है उसकी, 8848 मीटर, 8848 मीटर। अब जो दूसरा है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय की हाइट है 1000 से 4500 मीटर, 1000 टू 4500 मीटर। लेसर हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, इसकी हाइट है 1000 टू 4500 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर, विड्थ इज 50 किलोमीटर। इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे पीर पंजाल, धौला रेंज। इसी में कई बड़े सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल। ये सब लेसर हिमालय में है। शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल। और बड़े सुंदर वैलीज भी हैं, घाटियां हैं, जैसे कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ये वैलीज हैं लेसर हिमालय में, कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा। तीसरा जो है आउटर हिमालय या शिवालिक जिसको बोलते हैं, आउटर हिमालय या शिवालिक।
इसकी हाइट 900 से 1100 मीटर। इट्स हाइट रेंजेस फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर्स। हाइट हमेशा मीटर में होती है। एंड विड्थ बिटवीन 10 टू 50 किलोमीटर्स। और चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है आउटर हिमालय की। विड्थ इज 10 टू 50 किलोमीटर। इसमें भी कई घाटियां हैं। इसकी घाटियों को ड्यून्स कहा जाता है, जैसे देहरादून, पाटली डून, डून के नाम से जाना जाता है। अब आइए नंबर 2, द ट्रांस हिमालयन रेंज। नंबर 2, ट्रांस हिमालयन रेंज। ये तो था हिमालयन माउंटेन का 3 भाग। अब आइए ट्रांस हिमालयन रेंज। इसमें नोट डाउन कर लीजिए। इट एक्सटेंड्स नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के उत्तर में है और पैरेलल है। इट इज पैरेलल टू जस्कर रेंज। जस्कर पर्वत श्रृंखला के समानांतर है, पैरेलल है। और जस्कर के उत्तर में फिर एक है लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंजेस में ये तीनों आते हैं। जस्कर के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ जस्कर रेंज लाइज लद्दाख रेंज। और इंडस नदी बहती है जस्कर और लद्दाख के बीच में, सिंध नदी। इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन जस्कर एंड लद्दाख रेंज। और काराकोरम रेंज लाइज एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द कंट्री। काराकोरम रेंज जो है हमारे देश के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। और के टू सबसे ऊंची विश्व की चोटी इसी में है। के टू, ट्रांस हिमालयन रेंज। तीसरा लिखिए पूर्वांचल हिल्स। थर्ड कैटेगरी जो है ट्रांस हिमालयन के बाद नेक्स्ट थर्ड है, यह है पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स में कई पहाड़ियां हैं। देयर आर सेवरल हिल्स इंक्लूडिंग मिशामी, मिशामी, पटकोई, नागा, मिजो। मिशामी, पटकोई, नागा, मिजो हिल्स, जो कि ईस्टर्न भाग में है, पूर्वी भाग में है, जो कि पूर्वी भाग में है। उसके बाद मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दीज हिल्स। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार जो है इसके पूर्वी भाग में है। जिसमें गारो खासी नागा जयंतिया पहाड़ियां हैं। गारो खासी नागा जयंतिया पहाड़ियां हैं। गारो खासी नागा जयंतिया पहाड़ियां हैं। अब आइए डिवीजन ऑफ द हिमालयाज हेडिंग डालिए। हिमालय को कई भागों में बांटते हैं। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज, देयर आर 4 डिविजन्स लिखिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटते हैं।
4 भागों में बांटते हैं। नंबर पंजाब हिमालय, नंबर 1 पंजाब हिमालय। नंबर 1 इज पंजाब हिमालय। नंबर 2 इज कुमायूं हिमालय, KUMAO, कुमायूं हिमालय। नंबर 3 इज द नेपाल हिमालय। नंबर 3 इज द नेपाल हिमालय। और नंबर 4 आसाम हिमालय। आसाम हिमालय। पहला लिखिए पंजाब हिमालय। साइड में छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, द पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय लाइज बिटवीन इंडस एंड द सतलज रिवर। पंजाब हिमालय जो है इंडस और सतलज रिवर के, इंडस और सतलज रिवर के बीच में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। इसको जम्मू कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। ये 560 किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय is about 560 kilometers long. 560 kilometers long. The important mountain ranges of this part is, the important mountain ranges of this part are, इसके प्रमुख पर्वत श्रृंखला में लद्दाख, पीर पंजाल। The important mountain ranges of this section are Ladakh, Pir Panjal, धौलाधर एंड द जस्कर। इसके प्रमुख पर्वत श्रृंखला में लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जस्कर हैं। धौलाधर और जस्कर हैं। नेक्स्ट लिखिए द कुमायूं हिमालय। सेकेंड पार्ट है कुमायूं हिमालय, यानी वो समानांतर भाग थे, ये जो है वर्टिकल डिवीजन है हिमालय का, द कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स and extends up to a distance of 320 kilometers and extends up to a distance of 320 kilometers। 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो सतलज और काली नदियों के बीच है। ये पंजाब हिमालय से ऊंचा है। इट इज हायर देन द पंजाब हिमालय। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों का सोर्स, का स्रोत या उद्गम क्षेत्र इसी कुमायूं हिमालय में है। द source region of Ganges and Yamuna lies in Kumayu Himalaya, lies in Kumayu Himalaya। तीसरा लिखिए द नेपाल हिमालय।
द नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। इट लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता, TISTA, तीस्ता रिवर्स। एंड इज 800 किलोमीटर लॉन्ग, और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर। काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर लंबा है। इसका अधिकतम भाग नेपाल में स्थित है। मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन नेपाल। मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन नेपाल। एंड दिस इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है। एंड लॉफ्टी माउंटेन्स आर लोकेटेड इन दिस पार्ट। और विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी भाग में स्थित हैं। लॉफ्टी माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन दिस पार्ट। विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी भाग में स्थित हैं, जैसे द एवरेस्ट, द कंचनजंगा, द धौलागिरी। जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू इत्यादि। मकालू एटसेट्रा। काठमांडू की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है। द काठमांडू वैली इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस पार्ट। काठमांडू वैली। नंबर 4 लिखिए, द आसाम हिमालयाज। द आसाम हिमालयाज। द आसाम हिमालयाज। It extends for a distance of 720 kilometers between river Teesta and Dihang. It extends for a distance of 720 kilometers, यानी ये तीस्ता और दिहंग नदियों के बीच 720 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। तीस्ता और दिहंग नदियों के बीच 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। दिहंग नदी जो है, इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सांगपो, TSAN, सांगपो टी साइलेंट है, सांगपो, TSANG। देखिए स्क्रीन पे भी आपके ये सारे हिमालयन भूभाग आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा हेजी है, छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो नदी है दिहंग, इस पे जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो इसमें लकड़ी के तख्ते काट के डाले गए। जब रिसर्च हो रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स कहाँ से आता है, हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और तो पता चला कि कहीं पे ये नदी हिमालयन रेंज से कई देशों से बहते हुए जब भारतवर्ष में दाखिल होती है, तब हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। कहीं पे इसको दिहंग कहते हैं, कहीं पे इसको सांगपो कहते हैं। जब हमारे भारत में आती है तब यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो आसाम हिमालय जो चौथा पार्ट है वो 720 किलोमीटर लंबा है, तीस्ता और दिहंग नदियों के बीच। अब हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके देखिएगा तो आसाम हिमालय, ईस्टर्न हिमालय सब आपके मिल जाएगा स्क्रीन में।
जो है उसको बड़ा करके आप देख सकते हैं, स्क्रीन में शो कर रहा है। अब हेडिंग डाल लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। नंबर 1 सिग्निफिकेंस लिखिए, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस यानी जलवायु पर प्रभाव डालता है। नंबर 2 डिफेंस, सुरक्षात्मक महत्व। डिफेंस, सुरक्षात्मक महत्व। नंबर 3 सोर्स ऑफ रिवर्स, नदियों के स्रोत हैं हिमालय पर्वत। सोर्स ऑफ रिवर्स। नंबर 4 फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी। नंबर 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत के स्रोत। नंबर 6 है फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ का मतलब वनों में जितने भी प्रकार के आर्थिक रूप से महत्व की चीजें हैं हमारे हिमालय पर्वत पे पाई जाती हैं। उसके बाद 7 है एग्रीकल्चर, कॉफी, कंटूर फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, चाय, बहुत सारे सब हिमालय पर्वत पे की जाती है। एग्रीकल्चर, कृषि। नंबर 8 है टूरिज्म, पर्यटन, टूरिज्म। जितने अच्छे अच्छे टूरिस्ट सेंटर हैं सब हिमालयन पर्वत पे। अभी हमने नाम भी आपको लिया था, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, टूरिज्म। और नंबर 9 है पिलग्रिमेज, धार्मिक स्थल भी हैं बहुत सारे, पिलग्रिमेज, जहाँ। और नंबर 10 है मिनरल्स, खनिज पदार्थ के सोर्स हैं हिमालयन माउंटेन में। ये महत्व है हमारे हिमालय पर्वत का। यानी पहला पॉइंट जो है वो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। सोचिए कि ये जो उत्तर में आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखिए पूरा स्क्रीन में देखिएगा अगर इसको बड़ा करके, तो उत्तरी भाग में जो पूरा हिमालयन रेंज फैला है, अगर ये नहीं होता तो सोचिए क्या होता। यानी अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो जो ब्लिजर्ड्स बहती हैं, बर्फीली हवाएं, वो पूरे भारतवर्ष को ठंडा कर देती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे हिंद महासागर से जो मानसून हवाएं चलती हैं, वो यही हिमालय पर्वत उनको रोकती हैं और वर्षा होती है और पूरे भारतवर्ष में खेती होती है ही। आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑन द मानसून। तो अगर हिमालय पर्वत नहीं होती और मानसून हवाओं को रोक रोक नहीं पाती, तो मानसून हवाएं सारी चली जाती कहाँ? नेपाल और चीन और उधर। तो हिमालय पर्वत रोक के वर्षा करती हैं, जिससे नदियां कल कल करती हमारी नदियां बहती हैं, और उन नदियों से हम सिंचाई करते हैं, खेती होती है। तो कितना महत्व है, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस तो होता ही है। अब आइए डिफेंस। ऐतिहासिक काल में ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है सुरक्षात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत, आज भी बहुत अहम है। यानी मैदानी भाग और पहाड़ी भाग में बहुत अंतर होता है, दंदनाते हुए कोई ऐसे नहीं आर पार जा सकता है। तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्वत जो हैं वो भी काफी महत्व है। सोर्स ऑफ रिवर्स आपको बता दिया हमने, सारी नदियां इन पर्वतों से निकलती हैं, तो वो एक अच्छा सोर्स है सिंचाई के। उसके बाद फर्टाइल सॉइल, बहुत सी खेती के लिए, जैसे कॉफी है, चाय है, कंटूर फार्मिंग है,
उन सब के लिए यहाँ पे बहुत उत्तम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पहाड़ी भाग में जल विद्युत, ऊपर से जो रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स होते हैं वहां पे जल विद्युत का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फॉरेस्ट वेल्थ, जंगल में कई प्रकार के जड़ी बूटियां, शहद, वन प्राणी, ये सब मिलते हैं। तो ये सबको एक नाम दिया गया फॉरेस्ट वेल्थ, यानी वन धन इसको कहा जाता है। अब आइए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमने बता दिया आपको कि पर्वतीय ढालों पे बहुत से क्रॉप्स के फसलों की खेती होती है। उसके बाद आइए टूरिज्म। टूरिज्म के लिए तो ये जन्नत है। पर्यटन के लिए इतने अच्छे अच्छे पर्यटन केंद्र हैं जहां हर आदमी जाना चाहता है। जैसे शिमला से लेके नैनीताल, नैनीताल से लेके डलहौजी, डलहौजी से लेके दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, सारी चीजें, सारे पर्यटन केंद्र जो हैं वो इन्हीं हिमालयन माउंटेन्स पे हैं। पिलग्रिमेज धार्मिक स्थल भी हैं और मिनरल्स के अच्छे सोर्स भी हैं। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप हेडिंग डाल के रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी, उत्तर का मैदान। नेक्स्ट चैप्टर आपको जब हम लेंगे तो द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, हम लाइन काट रहे हैं। बाय।